Hello everyone, this is your faculty for CA and CS Executive Company Law कुणाल मंदानिया एंड दोस्तों हमने शुरू किया था रिवीजन लेक्चर्स बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन कुछ दिन के लिए हमें रोकना पड़ा। ठीक है, बिकॉज इवन आई वाज कोविड पॉजिटिव बट ठीक है, हम फिर से शुरू कर रहे हैं ये लेक्चर्स एंड एवरी डे हम कंपनी लॉ का या इंटर या एग्जीक्यूटिव लॉ का एक लेक्चर डालेंगे जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो शुरू करते हैं। हम आज डील करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सर इसमें मेजरली क्या बात किया है, किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए दोस्तों 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 प्रमोशन स्टेज, ये वो स्टेज है जहां वो लोग जिन्हें हम प्रमोटर्स बोलते हैं उन्हें कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है और वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। इज इट क्लियर? नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में वो लोग सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। नंबर 3 रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टेज, जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद हम शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लोन्स या डिपॉजिट एक्सेप्ट करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड नंबर 4 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, यहां पे कुछ प्रोसीजर्स दिए हैं जिससे कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। ऑलराइट क्लास, सो फर्स्ट इज प्रमोशन स्टेज। सी हम पॉइंट्स तो सारे पढ़ रहे हैं बट प्रमोशन स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास डेफिनेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसी क्वेश्चन पे तो वो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है प्रमोशन स्टेज पे। तो प्रमोशन स्टेज क्या है सर? प्रमोशन स्टेज वो है जहां प्रमोटर सारे बेसिक चीजें कर रहे हैं टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। प्रमोटर्स कौन है सर? प्रमोटर्स वो है जिन लोगों को आइडिया आया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड जिन्होंने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। क्लास प्रमोटर को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर्स की डेफिनेशन को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया है बिकॉज ये डेफिनेशन एग्जाम में भी आ चुकी है। ओके, सो शॉर्टकट क्या है? PAC प्लस एक्ट, दैट इज पैक्ट। PAC प्लस एक्ट। P से है प्रोस्पेक्टस जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। ए से है एनुअल रिटर्न जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिया हुआ है। सी से कंट्रोल जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट एक्ट इन हुज डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट। ओके, सो आई रिपीट, PAC प्लस एक्ट। P से है प्रोस्पेक्टस जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। ए से एनुअल रिटर्न जो आइडेंटिफाई किया हुआ है एनुअल रिटर्न में, ये दोनों डायरेक्ट हो गए। सी और एक्ट जो हो गया वो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली भी कोई ऐसा कर रहा है तो हम मान लेंगे कि वो लोग कौन है? प्रमोटर है। सी से हु कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड लास्ट पॉइंट एक्ट इन हुज डायरेक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट। दोस्तों याद रखना, प्रमोटर्स ना तो कंपनी का एजेंट है ना वो कंपनी का ट्रस्टी है। क्यों? बिकॉज एजेंसी डेवलप करने के लिए या ट्रस्टी बनने के लिए कंपनी होनी चाहिए एंड प्रमोटर्स तो प्रमोशन स्टेज में एक्ट कर रहे हैं जहां अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। तो हम बोलते हैं प्रमोटर्स आर नाइदर एजेंट ऑफ द कंपनी नॉर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। बेसिकली प्रमोटर्स और कंपनी का फिड्यूशियल रिलेशनशिप है। फिड्यूशियल रिलेशनशिप मतलब अटमोस्ट गुड फेथ और ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप के चलते प्रमोटर्स पे दो ड्यूटीज आ गई। नंबर 1, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। सीक्रेट प्रॉफिट मतलब क्या? आपको कोई सीक्रेट गेन हो रहा है जो आप बता नहीं रहे हो, आप कंपनी को कुछ सप्लाई कर रहे हो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसमें आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और आप बाकी प्रमोटर्स को नहीं बता रहे हो। दिस इज सीक्रेट प्रॉफिट। सो नंबर 1, क्योंकि प्रमोटर आपका और कंपनी का फिड्यूशियल यानी भरोसे का रिलेशनशिप है, उसके चलते देयर आर 2 ड्यूटीज जो प्रमोटर्स पे एप्लीकेबल होगी। नंबर 1, प्रमोशन करते समय वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। नंबर 2, जो भी उसे बेनिफिट हो रहा है उसका उसने फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर करना चाहिए।
नाउ अगर प्रमोटर्स ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं की, यानी अगर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया या प्रॉफिट का फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं किया, ऐसे केस में कंपनी के पास 3 रेमेडीज अवेलेबल है। नंबर 1, कंपनी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, दैट इज कैंसिल कर सकती है। नंबर 2, कंपनी कैन ऑल्सो रिकवर दैट सीक्रेट प्रॉफिट जो उसने अर्न किया है। नंबर 3, कंपनी कैन ऑल्सो स्यू फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके, ये पूरा है प्रमोटर्स के बारे में जो हम प्रमोशन स्टेज से पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लास, जहां प्रमोशन स्टेज की बात आती है वहां पे आता है अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप भी, क्योंकि मैं क्वारंटाइन हूं और जूम लेक्चर्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टूडियो पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, ये जो छोटी सी स्क्रीन दिख रही है जिसमें मैं विजुअल हूं, वो स्क्रीन के कारण हो सकता है कि आपको ये क्विक रिवीजन स्लाइड्स जो है उसका कुछ पार्ट ना दिखे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे मैं टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो। उसमें सारे टॉपिक्स जो मैं लेता हूँ, सारे क्लासेस जो मैं लेता हूँ, रिविजन लेक्चर्स जो मैं लेता हूँ, उन सबके वीडियोस के भी लिंक आपको मिल जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ देम के रिविजन नोट्स भी आपको मैं वहां पर प्रोवाइड करता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों एक बात समझो, कई बार कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपको एक कंपनी सेक्रेटरी या सीए हायर करना पड़ता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कई बार प्रमोटर्स प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कई बार वो मटेरियल या मशीनरीज भी खरीद सकते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले। ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले हुआ है उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। सर पॉइंट क्या याद रखना है? पॉइंट हमको यह याद रखना है कि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और बहुत रेयर केस में कोई थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। So, what do you mean by pre-incorporation contract? Any contract entered by promoter, basically for the company, but before the incorporation of the company. कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स एंटर करते हैं, खुद के लिए नहीं, पर्सनली नहीं, कंपनी के लिए, उसे बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसमें दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नॉर्मली तो कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेती है। इज इट क्लियर? नॉर्मली तो कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट कर लेती है। कई बार क्वेश्चन रेस होता है, अगर कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो ऐसे केस में बहुत क्लियरली याद रखना, लाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लाइबल होगा। ऐसा कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, अगर तो कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया है, ऐसे केस में कंपनी विल बी लाइबल ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं किया है, ऐसे केस में प्रमोटर्स विल बी पर्सनली लाइबल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन आता है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं किया, बताओ कि कौन लाइबल होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया है तो ऐसे केस में कंपनी विल बी लाइबल, बट अगर कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया है तो प्रमोटर्स विल बी पर्सनली लाइबल। इस क्वेश्चन पे एंड में आप एक पॉइंट भी लिख सकते हो जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सेक्शन है, कि आपको पूरा सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये 3-4 कंडीशन फुलफिल होते हैं, आई रिपीट, अगर ये 3-4 कंडीशन फुलफिल होते हैं, नंबर 1, कंपनी के प्रमोटर ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। नंबर 2, कंपनी के लिए किया है। नंबर 1, कंपनी के प्रमोटर ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। नंबर 2, कंपनी के लिए किया है। नंबर 3, अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट में वो है,
मतलब ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने पर्सनली किया है, कंपनी के ऑब्जेक्ट में वो है। ऐसे केस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलती है कि कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट नहीं किया तो आप आंसर तो लिखोगे कि प्रमोटर्स विल बी पर्सनली लायबल। हाउएवर एंड में आपको एक सेंटेंस लिखना है कि कंपनी कैन बी लायबल इफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एप्लीकेबल। और जब भी ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको रेफरेंस केस में इस केस का नाम देना है, दैट इज कैलनर वर्सेस बैक्स्टर। ओके, चलो, सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज promotion stage. Coming to our next stage, that is incorporation stage. इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्लास हम वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। और यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। सर प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है क्लास की मॉड्यूल में कुछ और आंसर लिखा है, दुनिया भर के ऑथर के बुक्स में अलग अलग आंसर लिखा हुआ है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली हमको एग्जाम में लिखना क्या है। नंबर वन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर टू, जो आपको ध्यान देना है क्लास, वो ये है कि इस क्वेश्चन में एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। ओके, या अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है व्हाट आर स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी, तो आपको प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म कंपनी क्वेश्चन आया या इनकॉर्पोरेट अ कंपनी क्वेश्चन आया, तो ऐसे केस में आज मैं ये जो स्लाइड आपको दे रहा हूं वही स्लाइड आपको लिखनी है पूरी। ओके, सो हम क्या बोलते हैं, हमने स्टेप को दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर वन, देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स, एंड नंबर टू, व्हाट आर स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। आपको आंसर में दोनों पार्ट लिखना है। ओके, प्रीरिक्विजिट्स क्या है? पहले तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ड्राफ्ट करना पड़ता है एमओए और एओए। क्यों सर? क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसेस में आपको एमओए और एओए दोनों भी देना पड़ता है आरओसी को। नंबर टू, आपको इंश्योर करना पड़ता है सेक्शन 3 के कंप्लायंसेस कंप्लाई हुए हैं या नहीं। आपको बता दूं मैं क्लास, चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक के पॉइंट्स कवर होते हैं। ओके, सेक्शन 3 क्या बोलता है? नंबर वन, आप जो भी कंपनी बना रहे हो दैट शुड बी मेड फॉर लॉफुल पर्पस, नंबर वन। नंबर टू, मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए एंड मिनिमम सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। याद रखना, मिनिमम सब्सक्राइबर्स उतने ही रिक्वायर्ड है जितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड है। अब सर मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है? प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, एंड ओपीसी है दोस्तों तो मिनिमम 1, मिनिमम एंड मैक्सिमम 1। ओके, सो फिर से प्रीरिक्विजिट क्या है? नंबर वन, हमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा एमओए और एओए। नंबर टू, हमको इंश्योर करना पड़ेगा सेक्शन 3 के सारे कंप्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। दैट इज कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनना चाहिए, मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अगर ये सारी प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल होती है तो हम स्टेप यूज करेंगे टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। क्लास, फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इज आपको पहले नेम कंफर्म करना पड़ेगा। नाउ पुराने तरीके में नेम कंफर्म करते थे थ्रू आईएनसी 1, अब वो हट गया है। अब आपको नेम लेना है थ्रू रन स्कीम, RUN, दैट इज रिजर्व यूनिक नेम स्कीम। ये एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ सकता है। रन स्कीम स्टैंड्स फॉर रिजर्व यूनिक नेम स्कीम। पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आपको नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा एमसीए की वेबसाइट पे जाके रन स्कीम से। यहां आपको दोस्तों दो प्रपोज नेम के ऑप्शन देने पड़ेंगे, साथ में प्रिस्क्राइब फीस भरनी पड़ेगी। जो भी नेम अवेलेबल है वो आरओसी ब्लॉक कर देगा टिल 20 डेज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी नेम अवेलेबल है वो आरओसी ब्लॉक कर देगा टिल 20 डेज। ओके, वाइस वर्सा 60 डेज किसके लिए सर? अगर एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज कर रही है उनको भी ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी है, बट उनके लिए आरओसी ब्लॉक कर देगा फॉर 60 डेज। तो आप जब रन स्कीम से दो प्रपोज नाम लोगे एंड साथ साथ प्रिस्क्राइब फीस पे करोगे, तो जो जो नाम अवेलेबल है नॉर्मली न्यू नेम के लिए 20 डेज के लिए आरओसी ब्लॉक कर देगा, और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आरओसी ब्लॉक कर देगा फॉर 60 डेज। हमें क्या करना है?
हमें आरओसी को अप्लाई करना है एंड कंफर्म कर देना है अपना नेम। सर ये क्या लिखा हुआ है? सीआरसी। सीआरसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। आपको एग्जाम में तो आरओसी लिखना है, या कुछ कुछ जगह मॉड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो या आरओसी लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। मैंने यहाँ सीआरसी क्यों लिखा? बिकॉज नेम अप्रूवल के लिए और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए आरओसी का एक अलग से सेंटर बनाया गया है नोएडा में, जिसे हम बोलते हैं सीआरसी। बेसिकली वो आरओसी का ही सेंटर है, तो आप आरओसी वर्ड भी यूज कर सकते हो दोस्तों। ओके, सो स्टेप 1 में हमने नेम कंफर्म कर लिया। स्टेप 2 में चलो क्लास कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले आईएनसी 7 का रूट हुआ करता था। अगर आपकी बुक्स अपडेटेड नहीं है तो ये ध्यान दो। नंबर 1, पहले आईएनसी 7 रूट हुआ करता था। उसके बाद में दोनों ऑप्शन दिए गए कि आईएनसी 7 रूट से भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और स्पाइस रूट से भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट अब जो नए गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्पाइस रूट को दोस्तों यूज करना है। स्पाइस का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसने आईएनसी 7 रूट से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को एलिमिनेट कर दिए, कम कर दिए, एंड उसके बेसिस पे ठीक है नए स्टेप्स बनाए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। ओके, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए दुनिया भर की चीजें हैं इसमें, बट हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एक T20 रिवीजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों का ध्यान रखना है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो पॉइंट क्या है, सबसे पहले डाउनलोड करो एंड फिल करो ये फॉर्म्स। INC32 इज अ स्पाइस फॉर्म। Number 2, this is the application to incorporate a company. INC33 is for EMOA. INC34 is for EOA. INC9 is declaration by subscribers and first directors. ठीक है, DIR2 में डायरेक्टर्स के बाकी डिक्लेरेशंस होते हैं। ओके, फर्स्ट डायरेक्टर्स के। डन। सो ये 5 फॉर्म्स आपको डाउनलोड करने हैं और फिल करने हैं। इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूं। DIR2 is consent of first directors. I repeat, DIR2 is consent of first directors. So basically INC9 जो है दोस्तों, it's a declaration by perfect सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स की जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है स्पाइस स्कीम में, स्पाइस फॉर्म में, वो करेक्ट है। DIR2 is consent of first directors. Consent of first directors कि they give their consent to be director of the company. Okay? इसके बाद स्पाइस फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात किया है। बेसिकली स्पाइस फॉर्म इज एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप अप्लाई करते हो टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। नंबर 2, आप स्पाइस फॉर्म से भी एक नाम ले सकते हो। आई रिपीट, आप स्पाइस फॉर्म से भी एक नाम ले सकते हो, ठीक है, या फिर रन, INC1 तो हट गया है, रन स्कीम से भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास स्पाइस के थ्रू भी डायरेक्टली एक नाम लेने का ऑप्शन अवेलेबल है, आपको रन स्कीम में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल जो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसका डिक्लेरेशन भी इसी के अंदर है जो पहले INC 7 में अलग से फॉर्म में देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, सारी डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स जिसके लिए पहले INC22 अलग से देना पड़ता था वो भी यहीं पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ दिन नंबर, मतलब अगर किसी डायरेक्टर के पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो यहां से भी आप दिन नंबर के अप्लाई कर सकते हो, बट मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के एप्लीकेशन ही आप यहां से कर सकते हो। उससे ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे जिनके पास दिन नंबर नहीं है तो उनको DIR3 रूट से अलग से जाके दिन नंबर लेना पड़ेगा, बिकॉज अब ये कंपलसरी हो गया है कि हर डायरेक्टर के पास दिन नंबर पहले से होना चाहिए अगर उसे कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो। और आपको पता ही है सिंस AOA में पहले से फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम लिखे होते हैं तो वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए हमने स्पाइस फॉर्म में ही ऑप्शन दे दिया कि आप 3 दिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। उससे ज्यादा के लिए आपको अप्लाई करना है तो अलग से दिन नंबर का जो प्रोसेस है
दिन नंबर के लिए अप्लाई करने का सेक्शन 152 ऑनवर्ड्स जो दिया हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, इस स्पाइस फॉर्म में आपको बचे हुए 4 चीजें अटैच करना है। बचे हुए 4 फॉर्म अटैच करना है, EMOA, EAOA, DIR2 एंड INC9। ये अटैच करके आपको अपलोड कर देना है विद ROC वेबसाइट में। ऑब्वियसली ये भी जाएगा CRC के पास, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ROC का रजिस्ट्रेशन और नेम से जुड़ा सारा इश्यू CRC देखता है। ओके ना, अगर सब कुछ सही है तो आपको ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। नंबर 2, अगर आरओसी को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है तो आरओसी आपको टाइम देंगी 15 दिन का, मेल करेगी और टाइम देंगी 15 दिन का उस चीज को ठीक करने के लिए। अगर आपने ठीक कर दिया तो अगेन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। बट अगर आपने ठीक नहीं किया तो आरओसी आपको और टाइम देंगी 15 दिन का, सेकेंड टाइम देंगी 15 दिन का उस डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए। ऐसे 2 ऑप्शंस मिलते हैं पार्टीज को अगर कुछ भी इनकम्प्लीट होता है या डिफेक्टिव होता है। अगर ये 2 मौकों पे उन्होंने ठीक कर दिया तो वेरी गुड, अदरवाइज आपका वो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर सब कुछ सही है तो ऐसे केस में आरओसी विल इशू यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर बल्ले बल्ले INC 11। ओके, नाउ एग्जाम में बहुत रेयरली कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, बहुत रेयरली आता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद मत करो, बट पॉइंट क्या है, ऑन इनकॉर्पोरेशन, ऑन रजिस्ट्रेशन, नंबर 1 कंपनी रजिस्टर हो गई, इट बिकम्स बॉडी कॉर्पोरेट। नंबर 2, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं दे आर डीम्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यस दोस्तों, मेंबर्स में से तो वो है जिनके पास शेयर्स है या जिनके पास गारंटी है कंपनी के लिए, गारंटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। हाउएवर जो सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए होते हैं, जब तक इनको आप शेयर्स या गारंटी इश्यू नहीं करते तब तक दे आर डीम्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, फिर जो एमओए और एओए कंपनी का, ठीक है, सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है कि भले ही सब्सक्राइबर्स ने ही एमओए और एओए को सब्सक्राइब किया, आई रिपीट, भले ही सब्सक्राइबर्स ने ही एमओए और एओए को सब्सक्राइब किया है, आगे जितने भी शेयर होल्डर्स है जो मेंबर्स बन जाते हैं या गारंटी होल्डर्स है जो मेंबर्स बन जाते हैं, उन्होंने खुद ने एमओए एओए को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर भी दे आर बाइंडिंग, यानी एमओए एंड एओए इज बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स एज इफ दे देमसेल्फ हैव साइन्ड इट, जो एक्चुअली तो वो लोग नहीं करते, जो बाद में शेयरहोल्डर्स बनते हैं, बट फिर भी सेक्शन 10 के कारण हम मान लेते हैं कि उनपे एमओए और एओए बाइंडिंग है, एज इफ उन्होंने खुद ने एमओए एओए को साइन किया है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें सेक्शन 12, ये सब नॉलेज के लिए है। ये जो पूरा स्लाइड है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे एबीसी एनालिसिस के हिसाब से सी स्लाइड है, इट इज ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन करने के 30 दिन के अंदर, एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपने स्पाइस फॉर्म के अंदर रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, तो ऐसे केस में 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा in form number INC 22. Number 1. Number 2, also change should also be notified to ROC within 30 days. मतलब नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन के समय तो आपको रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस स्पाइस फॉर्म से ही दे देना चाहिए, बट अगर आपने स्पाइस फॉर्म से नहीं दिया तो ऐसे केस में आप 30 दिन के अंदर, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर भी INC 22 फॉर्म पे दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट, जब भी कुछ चेंज होगा रजिस्टर ऑफिस में तो वो भी आपको इंटीमेट करना है, किसको, आरओसी को। ओके, नेम को लेके बात करता है कि नेम पेंट और अफिक्स होना चाहिए हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे, कॉमन सील में इंग्रेव्ड होना चाहिए, और कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर कंपनी का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेक्शन 12 यही बोलता है। ओके, नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अमेंडमेंट आया था, ठीक है,
कंपनीज ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 में जो 2 नवंबर से एप्लीकेबल है. Rule is every company having share capital. Now this is very important class. This section is for company having share capital. तो अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो ये सेक्शन उनके लिए काम का नहीं है. क्या बोलते हैं? एवरी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2 नवंबर 2018, ये लोग क्लास कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सॉरी, ये लोग कंपनी का बिजनेस कमेंस कर सकते हैं और बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जब नीचे की दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं. मतलब क्लास की बिजनेस शुरू करने के पहले भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए. नंबर 1, पहले तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. ठीक है, जो डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स देंगे विद इन 180 डेज इन फॉर्म नंबर 20A, ये सब याद रखना पड़ेगा. विच शुड बी वेरीफाइड बाय CS CW इन प्रैक्टिस. डिक्लेरेशन कह देंगे कि सारे सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स ले लिए हैं, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वो सारे शेयर्स उन्होंने ले लिए हैं एंड उनके लिए पे भी कर दिया है. सारे सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स ले लिए हैं एंड उनके लिए पे भी कर दिया है. एंड नंबर 2 कि अगर एड्रेस पहले नहीं दिया होगा तो 30 दिन के अंदर दे दिया गया है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में सेक्शन 12 में पढ़ा था. ओके, इन शॉर्ट, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इन शॉर्ट, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बिजनेस तभी शुरू कर सकती है जब 180 दिन के अंदर वो एक डिक्लेरेशन फाइल करती है जिसमें वो मेंशन करती है कि सारे सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स ले लिए हैं जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसके लिए पैसा पे भी कर दिया है. नंबर 2, अगर रजिस्टर ऑफिस पहले एड्रेस पहले नहीं दिया था तो वो दे चुके हैं इन फॉर्म नंबर INC 22. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगर पेनल्टी भी लिखी हुई है और नहीं फाइल किया तो ROC वाइंड अप भी कर सकती है कंपनी का. ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज. नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वैसे तो डायरेक्टली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है मैं ये डिस्कस कर रहा हूं इस रिवीजन लेक्चर में. हम MOA की बात कर रहे हैं. कंपनी के 2 बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, MOA और AOA. MOA का डेफिनेशन काम का नहीं है. MOA मींस MOA either originally framed or altered from time to time. MOA के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो MOA के ऑब्जेक्टिव 2 फोल्ड होते हैं. 1 अगेंस्ट आउटसाइडर, 1 अगेंस्ट इनसाइडर्स. इनसाइडर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स है ये. 1 अगेंस्ट इन्वेस्टर्स. नंबर 1 अगेन आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स को बताना कि आई गेस ये पूरा गलत है, इसको ठीक करके मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे. सो आउटसाइडर्स को बताना कि अगर आप हमारी कंपनी से डील करोगे तो आपको ठीक है हमारी कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट में डील कर सकती है, कौन से ऑब्जेक्ट में डील नहीं कर सकती. नेक्स्ट अगेंस्ट इन्वेस्टर्स, अगर आप मेरी कंपनी इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा इस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा. नाउ अगर मैं बात करूं कंटेंट्स ऑफ MOA की तो बेसिकली MOA में 6 क्लॉज होते हैं. OPC में एक और क्लॉज ऐड होता है, दैट इज नॉमिनी क्लॉज. फर्स्ट क्लॉज इज नेम क्लॉज, इसमें हम कंपनी का नाम लिखते हैं. नंबर 2 इज सिचुएशन क्लॉज, इसे ही हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज. यहाँ पे हम बेसिकली अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है उसके बारे में मेंशन करते हैं. नेक्स्ट क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम मेंशन करते हैं हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं. याद रखना कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बिजनेस हमने लिखा है हम उसी बिजनेस में डील कर सकते हैं और किसी बिजनेस में हमने डील किया तो इट विल बी अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वॉइड अब इश्यू. ओके. नंबर 4 लायबिलिटी क्लॉज. इसमें हम मेंशन करते हैं कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है. नंबर 2 लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है और मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी. नंबर 5 कैपिटल क्लॉज में
हम बेसिकली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस पर शेयर मेंशन करते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो सब्सक्राइबर्स ने इनिशियली कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया था एंड प्रॉमिस किया था कि वो कंपनी के मेंबर्स बनेंगे, उनकी डिटेल्स मेंशन की जाती है। लास्ट क्लॉज इज नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज में दोस्तों, ठीक है, दिस क्लॉज इज ओनली एप्लीकेबल टू ओपीसी, दैट इज 1% कंपनी, क्योंकि ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द 1% मेंबर। तो इस क्लॉज में हम वो नॉमिनी का नाम मेंशन करते हैं। ओके, फॉर्मेट्स में डिफरेंट टेबल्स दिए हुए हैं एमओए के, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ कंपनी, तो वो टेबल्स हम अडॉप्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, एमओए शुड बी प्रिंटेड, divided into paragraphs consecutively numbered and signed by required subscribers। तो बेसिकली मेमोरेंडम के बारे में हमने जो भी स्लाइड में देखा, those are basics, those are C concepts, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। ओके, नाउ coming to next point, that is alteration of various clauses of MOA, and this is very 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 important for theory questions in exams। ओके, तो ये थ्योरी क्वेश्चन के एंगल से क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। अल्टरेशन ऑफ वेरियस क्लॉजेस ऑफ एमओए। ओके, फर्स्ट क्लॉज इज नेम क्लॉज। क्लास नेम क्लॉज दो रीजन से ऑल्टर हो सकता है। नंबर वन, वॉलंटरीली, वॉलंटरी मतलब कंपनी खुद अपने नाम को चेंज कर रही है, और नंबर टू, इफ योर नेम इज टू आइडेंटिकल टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर आपका एग्जिस्टिंग कंपनी से बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है नाम तो। ओके, वॉलंटरी के लिए क्या प्रोसेस है वो सेक्शन 13 में दिया हुआ है। नंबर वन रूल इज, आपको यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और आप सबको पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है, जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग का नोटिस भेजने के लिए, जनरल मीटिंग को कन्वीन करने के लिए आपको पहले एक बोर्ड मीटिंग लेना पड़ता है। तो यस, यू कैन ऑल्सो राइट टेक अ बोर्ड मीटिंग टू कन्वीन जनरल मीटिंग, टेक जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी क्लास हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं उसकी कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, वो पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। ओके, इन फॉर्म नंबर MGT 14, ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। साथ साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको रीजनल डायरेक्टर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर INC 24। ओके, अप्रूवल और एसआर की कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर। इज इट क्लियर? बाद में आपको नए नाम के लिए, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप मेंशन करो आपके आंसर में कि नए नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू रन स्कीम। फिर अगर सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो आरओसी विल इशू यू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 25। वैसे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर INC 11 होता है क्लास। हाउएवर, जब भी नेम चेंज होता है कंपनी का तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो फॉर्म नंबर INC 25 में होता है। ओके, नंबर टू, हम नेम चेंज कर सकते हैं अगर नेम हमारा बहुत आइडेंटिकल है टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। आई रिपीट, वैसे तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करेगा या आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेगा इफ योर नेम इज टू आइडेंटिकल टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। ओके, बट ठीक है, अगर आरओसी ने गलती से दे दिया आपको वो नाम और ऐसे केस में चेंज करने बोलता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इस पे डील करता है क्लास सेक्शन 16। आई होप इट इज क्लियर। इस पे डील करता है सेक्शन 16। नाउ इसमें केस क्या है? नंबर वन, अगर आरओसी डायरेक्ट करता है खुद से तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डायरेक्शन। ये सारे मंथ्स याद रखना है दोस्तों आपको। ओके, तो अगर आरओसी डायरेक्ट करता है आपको चेंज करने के लिए नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डायरेक्शन। ओके, नंबर टू, कई बार आरओसी आपको डायरेक्ट करता है नाम चेंज करने के लिए अगर उसे कंप्लेन मिली जिसके नाम से आपका नाम बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर। ओके, तो ऐसे केस में रूल क्या है कि आरओसी आपको 3 साल के अंदर ही चेंज करने बोल सकता है। अगर आरओसी को कंप्लेन मिलती है फ्रॉम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर कि आपने इनको नाम दे दिया जो हमारे नाम से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ऐसे केस में ठीक है
आरओसी आपको सिर्फ 3 साल के अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर कंपनी डायरेक्ट कर सकता है। ऐसे केस में अगर आरओसी आपको डायरेक्ट करता है दोस्तों, तो आपको चेंज करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ डायरेक्शन। तो अगर आरओसी आपको खुद को चेंज करने बोलता है खुद से, तो आपको 3 महीने के अंदर चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आरओसी आपको चेंज करने बोल रहा है बिकॉज उसे कंप्लेंट मिली है फ्रॉम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर, ऐसे केस में वो 3 साल के अंदर ही चेंज करने बोल सकता है, तब जाके आपको चेंज करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। ओके, पूरी प्रोसेस क्या है? पूरी प्रोसेस ये है कि यहां पे आपको नेम चेंज करने के लिए ओआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? ओआर, और आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरओसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फाइल कॉपी ऑफ ओआर विद आरओसी अलॉन्ग विद परमिशन लेटर, ठीक है। और ये सब जब फाइल करते हो, नए नाम के लिए अप्लाई करते हो, तो आरओसी आपको इशू करता है फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। याद रखना, ऑल्ट्रेशन में जितने भी फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, डेज हम पढ़ने वाले हैं, वो थ्योरी क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ साथ आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ओके, नेक्स्ट, आप लोगों ने मॉड्यूल में नेम क्लॉज को लेके पढ़ा होगा कि नेम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए नेम्स एम्बलम एक्ट दी होती है। याद रखना, नेम्स एम्बलम एक्ट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के स्टेट का नाम लिखा होता है। ओके, आई रिपीट, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के स्टेट का नाम लिखा होता है क्लास। ओके, सो रूल क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने में एक बात याद रखो कि एमओए में क्योंकि सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है, तो एमओए ऑल्टर होगा ओनली व्हेन वी चेंज द स्टेट। यानी अगर मैं रजिस्टर्ड ऑफिस जो स्टेट में था उससे स्टेट चेंज कर रहा हूं, तभी जाके मुझे एमओए को ऑल्टर करना पड़ेगा। बाकी वैसे तो मैं रजिस्टर ऑफिस जब भी शिफ्ट करता हूं, कुछ प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करनी पड़ती है, बट बाकी जगह पे मुझे एमओए ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है क्लास, क्योंकि एमओए में सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। तो जब स्टेट चेंज होगा तभी जाके एमओए ऑल्टर होगा। ओके, दिस my friend is one of the most important question for theory in this entire chapter। तो रजिस्टर ऑफिस में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, वो यहाँ पे मैंने इस चार्ट में आपको दिया हुआ है। नंबर वन, आप उसी सिटी के अंदर, उसी टाउन के अंदर, उसी विलेज के अंदर जहां पहले थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, इसे हम बोलते हैं विद इन लोकल लिमिट्स। नंबर टू, अगर आप डिफरेंट सिटी में शिफ्ट कर रहे हो बट सेम स्टेट। नंबर थ्री, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो। ओके, अगर आप सिर्फ लोकल लिमिट्स में शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करना पड़ेगा, बीआर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, एंड शिफ्ट करने के बाद नया एड्रेस आपको फॉर्म नंबर आईएनसी 22 में 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, लेकिन शिफ्ट करने के बाद। ओके, तो यहां पे क्या रिक्वायर्ड है, याद रखना कि आपको बीआर पास करना पड़ेगा, बीआर की कॉपी आरओसी फाइल करनी पड़ेगी, और नया एड्रेस शिफ्ट होने के बाद 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर आईएनसी 22। नाउ अगर आप डिफरेंट सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, यहां दो ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर वन, सेम आरओसी, नंबर टू, डिफरेंट आरओसी। बिकॉज वी ऑल नो कि दो स्टेट ऐसे हैं इंडिया में क्लास दोस्तों, जहां पे दो आरओसी है, एक महाराष्ट्र में पुणे एंड मुंबई आरओसी, और एक तमिलनाडु में। तो विद इन सेम स्टेट में भी दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक जगह सेम आरओसी में शिफ्ट कर रहे हो, एक जगह डिफरेंट आरओसी में शिफ्ट कर रहे हो विद इन सेम स्टेट। विद इन सेम स्टेट अगर सेम आरओसी में ही दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ बोर्ड मीटिंग और बीआर लेके काम नहीं चलेगा, आपको जनरल मीटिंग में एसआर भी पास करना पड़ेगा। तो रूल क्या है? टेक बीएम एंड पास बीआर टू कंडक्ट जनरल मीटिंग, टेक जीएम पास एसआर, फाइल कॉपी ऑफ एसआर विद आरओसी विद इन 30 डेज, जो कंपलसरी पॉइंट है एसआर के बाद में। उसके बाद शिफ्ट टू न्यू प्लेस, नए प्लेस पे शिफ्ट होने के बाद जो नया एड्रेस है वो आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर आईएनसी 22। ओके, हर जगह पे शिफ्ट करने के बाद में 30 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सर डिफरेंट आरओसी में जा रहे हैं विद इन सेम स्टेट,
जैसे हम मुंबई में है, मुंबई में आरओसी के ज्यूरिसडिक्शन में है, उससे अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट सिटी इन सेम स्टेट, जैसे मुंबई से पुणे में शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पुणे आरओसी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे केस में भी आपको एसआर पास करना पड़ता है। यहाँ एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है क्लास की आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है इन फॉर्म नंबर INC 23, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है इन फॉर्म नंबर INC 23। सेम वेज नेम चेंज करने के लिए आपने रीजनल डायरेक्टर से परमिशन ली थी इन फॉर्म नंबर INC 24, यहाँ पे 23 में लेना है। नेक्स्ट वन, आरडी रिक्वेस्ट से परमिशन देंगे विद इन 30 डेज, और जब से आपको आरडी से परमिशन मिलेगी उसके 60 डेज के अंदर आपको आरओसी को वो परमिशन कंफर्म करनी है। ओके, ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हैं, मतलब एसआर पास होता है, रीजनल डायरेक्टर से परमिशन ले लिया आपने, ठीक है, परमिशन आरओसी को इंटीमेट कर दिया, एसआर की कॉपी फाइल कर दिया आरओसी के पास में, तो आप शिफ्ट कर सकते हो टू न्यू प्लेस। नए प्लेस में शिफ्ट होने के बाद सेम प्रोसेस, 30 दिन के अंदर नया एड्रेस हम आरओसी को इंटीमेट करेंगे इन फॉर्म नंबर INC 22। ओके, लास्ट पॉइंट इज इन डिफरेंट स्टेट। यहां क्या क्या अलग है दोस्तों, आपको वो याद रखना है। नंबर वन, यहां भी बोर्ड मीटिंग में लेके बीआर पास करेंगे, जनरल मीटिंग लेंगे, एसआर पास करेंगे, बट यहां पे ठीक है आपको एसआर की कॉपी फाइल करना है आरओसी के पास, वो भी सब सही है। यहां भी आपको आरडी से परमिशन लेनी है, इज इट क्लियर? साथ साथ आरडी के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है और क्रेडिटर्स से भी परमिशन लेनी है। ये तीन बातें याद रखो, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। तो अलग क्या है कि यहां आपको रीजनल डायरेक्टर से भी परमिशन लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है और क्रेडिटर्स से भी परमिशन लेनी है, ठीक है। आरडी से जो परमिशन लेते हो, देखो यहां 30 दिन जो था वो यहाँ पे आप 60 दिन के अंदर वो कंफर्म करेंगे, और आपको ठीक है वो आरओसी को इंटीमेट करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये होने के बाद यू कैन शिफ्ट टू न्यू प्लेस। नए प्लेस में शिफ्ट होने के बाद ठीक है आपको INC 22 दोनों आरओसी को देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूं आप बता समय, ये तो न्यू आरओसी को देना पड़ेगा आपको, आई एम सॉरी। ये जो परमिशन लेटर्स की कॉपी है ये सारी आपको ओल्ड आरओसी को भी देना पड़ेगा और न्यू आरओसी को भी देना पड़ेगा। बस ये पॉइंट का आपको मेजरली ध्यान रखना है, ओके। फिर शिफ्ट करने के बाद 30 दिन के अंदर यू कैन फाइल INC 22। इसमें नोट में थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, आपका इंस्टाग्राम का जो नोट्स आएगा उसमें एक दो डेज प्रॉपरली लिखे हुए नहीं है, वो सब चेंज करके आप देख लेना, ओके। सिंपल है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद क्या रखना है सर, विद इन लोकल लिमिट शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ बीआर पास करना है और कहीं भी किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सेम स्टेट जा रहे हो, डिफरेंट सिटी, ठीक है, सेम आरओसी के अंदर, तो एसआर पास करना है। डिफरेंट आरओसी के अंदर जा रहे हो, ठीक है, विद इन सेम स्टेट, तो आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन भी लेनी है। एक एक स्टेप बढ़ती जा रही है, ओके। और ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेट में जा रहे हो तो आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है। यहाँ पे एमओए को भी ऑल्टर करना है, यू ऑल्सो नीड टू ऑल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। एमओए को भी आपको ऑल्टर करना है, नंबर वन, ओके। साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दोनों आरओसी को देना है, ओल्ड आरओसी और न्यू आरओसी। इसी के बाद आप शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने के 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 22, ओके। चलो, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको बता दूं, पुराने लॉ में रीजंस हुआ करते थे शिफ्ट करने के, अब शिफ्ट करने कोई रीजन नहीं है, आप किसी भी रीजन से आपका रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। बट इन चारों सिनेरियो में जो लास्ट केस है, जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो तभी आपको एमओए को ऑल्टर करना पड़ेगा, वरना आपको एमओए को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट में डील कर सकती है वो लिखा होता है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप जब भी ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहे हो या ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ सकता है। इसकी प्रोसेस क्या है? ऑब्वियसली पास एसआर,
ऐसा कहाँ पास होता है? जनरल मीटिंग में। तो पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। टेक बोर्ड मीटिंग, पास BR टू कन्वीन जनरल मीटिंग, टेक जनरल मीटिंग, पास SR। SR फाइल किया, पास किया, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, फाइल कॉपी ऑफ SR विद ROC विद इन 30 days इन फॉर्म नंबर MGT14। ओके, साथ साथ जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है क्लास? एडिशनल रिक्वायरमेंट है ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट चेक करते हो, चेंज करते हो, तो आपको एडवर्टीजमेंट भी देनी पड़ती है एक न्यूज़पेपर में। ओके, कौन कौन से? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। साथ साथ अब देखो, आपने ऐसा पास किया, अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, कोई नाराज शेयर होल्डर है ऑब्जेक्ट चेंज करने के कारण, तो आपको उनको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा, आपको उनके शेयर्स बायबैक करने पड़ेंगे क्लास। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। वैसे बहुत रेयरली थ्योरी में आता है इस पे, बट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंस वाइज बी है। ओके, ये इंपॉर्टेंस वाइज बी है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन कैपिटल क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। सो कैपिटल क्लॉज में मेजरली क्या लिखा होता है सर? नंबर 1, ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर्स रेज कर सकती है, उसको डिवाइड किया होता है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पर शेयर्स। तो बेसिकली सर कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कब होगा? जब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल चेंज होगा, जब आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज होगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे, या अमाउंट पर शेयर चेंज होगा क्लास। ओके, फिर वेज ऑफ चेंजिंग ऑफ कैपिटल एंड प्रोसीजर टू चेंज द कैपिटल। नंबर 1, वेज ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल, इंक्रीजिंग इन ऑथराइज शेयर कैपिटल और डिक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल। डिक्रीजिंग इन ऑथराइज शेयर कैपिटल को बोलते हैं, देखो, इंक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल और डिक्रीजिंग ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसे बोलते हैं डिमिनिशन ऑफ शेयर्स। दिस इज डिक्रीजिंग इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ओके, इंक्रीजिंग ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड डिक्रीजिंग ऑथोराइज शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैसे होंगे? ठीक है, नंबर 1, या तो आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या वाइस वर्सा, तो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे आपके, या ठीक है, आप सब डिवाइड कर रहे हो शेयर्स को या कंसोलिडेट कर रहे हो शेयर्स को। फिर ये कैसे होता है? सब डिविजन ऑफ शेयर्स, मतलब 100 रुपए के एक शेयर को आप अगर 10 रुपए के 10 शेयर्स कर रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो गया। या फिर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, मतलब जब आप 10 रुपए के 10 शेयर को 100 रुपए के एक शेयर कर रहे हो, या अमाउंट तो सेम है, बट फर्क क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। सेम बेस, अगर आप शेयर से स्टॉक को कन्वर्ट करते हो तो भी नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाते हैं। तो दिस आर द वेज जिससे आप कैपिटल को चेंज कर सकते हो। प्रोसीजर क्या है? यहां पे क्लास आपको ओआर पास करना पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहां पे गलती करते हैं। बाकी हर जगह एसआर लिखा हुआ है, बीआर लिखा हुआ है, बस नेम क्लॉज में इफ नेम वाज टू आइडेंटिकल तो आपको ओआर पास करना था, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको ओआर पास करना पड़ता है, ओआर की कॉपी आपको फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास MGT14 फॉर्म में। साथ साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है क्लास कि आपको फॉर्म नंबर SH7 भी फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल क्लॉज में चेंज होता है, तो आपको SH7 भी फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास में। ओके, उसके बाद में अमेंडेड कॉपी ऑफ एमओए भी फाइल करना पड़ता है। सो दिस आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जब वी आर चेंजिंग कैपिटल क्लॉज, एंड इसमें एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन के एंगल से आ सकता है। ओके, चलो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्विक रिवीजन करने के लिए ऑल द क्लॉजेस, ठीक है। दो क्लॉज में डिस्कस नहीं किए। नंबर 1, लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो मेंबर्स के लिए, उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी ऑल्टर नहीं होता। आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी ऑल्टर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको क्विक रिवीजन करने के लिए कि वेरियस क्लॉजेस के अल्टरेशन में क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
हम पहले बात कर चुके हैं, कंपनी के दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है क्लास, एमओए और एओए। एमओए ठीक है बाहर वालों से डील करता है, इट डील्स विद आउटसाइडर्स। एओए डील करता है विद इनसाइडर्स। इसका मेजर काम होता है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मीटिंग्स कैसे लेंगे, मेंबर्स कैसे बनाएंगे, उन्हें शेयर्स कैसे इश्यू करेंगे, डिबेंचर्स। सो बेसिकली इसमें क्या लिखा होता है, ऑल द रूल्स रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, उनके पावर्स, लोन्स, ये सारे पॉइंट्स दिए होते हैं क्लास एओए में। ओके, जैसे एमओए का फॉर्मेट था वैसे एओए का भी फॉर्मेट है। जैसे एमओए का फॉर्मेट था वैसे एओए का भी फॉर्मेट है। एमओए का फॉर्मेट में अगर आपको याद होगा टेबल ए बी सी डी ई दिया हुआ था। एक सेकेंड, एक गलती है जो मैं चेक करता हूं, गलती वहां पे है क्या दी हुई। हाँ, सो दिस आर टेबल्स and these are depending upon types of company. टेबल ए बी सी डी ई टाइप्स ऑफ कंपनी के हिसाब से दिया हुआ था। ओके, बट अगर मैं एओए की बात करूं, जैसे शेड्यूल वन में सारे टेबल्स दिए हुए हैं। टेबल ए बी सी डी ई इज फॉर एमओए, टेबल एफ जी, टेबल एफ जी एच आई जे इज फॉर एओए। ओके, टेबल ए बी, ये बी सी डी डाल देना, इससे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। टेबल ए बी सी डी ई वॉज फॉर एमओए डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। टेबल एफ जी एच आई जे इज फॉर एओए क्लास। ओके, कौन सी कंपनी के लिए कौन सा टेबल अडॉप्ट करना है यहां मैंने वो मेंशन किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम लाइक एमओए, इवन एओए शुड बी प्रिंटेड divided into paragraphs and consecutively numbered and signed by required subscribers। जो एक नया पॉइंट मैं आपको एओए में सिखा रहा हूं, दैट इज entrenchment clause। आई रिपीट, दैट इज entrenchment clause। entrenchment clause मतलब क्या होता है, सपोज लॉ में दिया है कोई चीज को पास करने के लिए आपको ओआर पास करना है, कोई चीज को करने के लिए आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में वो और डिफिकल्ट हो जाना चाहिए। सर डिफिकल्ट मतलब क्या, डिफिकल्ट मतलब सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी में ओआर के जगह एसआर लगना चाहिए या फिर और डिफिकल्ट हो जाना चाहिए, मतलब मैं बोलता हूं कि एंट्रेंचमेंट क्लॉज ऐड करना है। ओके, तो कोई भी चीज को करने के लिए अगर मैं उसे और डिफिकल्ट बना रहा हूं, मतलब मैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज ला रहा हूं ये। ओके, तो सर ये मैं कब कर सकता हूं, नंबर वन ड्यूरिंग फॉर्मेशन तो मैं कर ही सकता हूं एओए के अंदर, या आफ्टर फॉर्मेशन भी मैं कर सकता हूं। फर्क क्या है, आफ्टर फॉर्मेशन अगर मुझे इंट्रेंचमेंट क्लॉज लाना है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए मुझे शेयर होल्डर से यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा। यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन, मतलब 100% रेजोल्यूशन। ओके, और अगर पब्लिक कंपनी में एंट्रेंचमेंट क्लॉज लाना है तो मुझे एसआर पास करना पड़ेगा। ओके, फिर से बोल रहा हूं, एंट्रेंचमेंट क्लॉज मतलब कोई प्रोसेस को, कोई प्रोसीजर को और डिफिकल्ट बनाना जितना लॉ में लिखा है उससे भी ज्यादा, तो हम एंट्रेंचमेंट ला सकते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन पहले से लाया कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर फॉर्मेशन अगर आपको एंट्रेंचमेंट लेके आना है तो प्राइवेट कंपनी में आपको एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, 100% वोट फेवर में होने चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी में आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेक्शन 17 बोलता है कि किसी भी मेंबर को अगर एमओए एओए की कॉपी चाहिए तो उन्हें कंपनी को देना पड़ेगा विद इन 7 days फ्रॉम एप्लीकेशन। सेक्शन 6 बोलता है कि एमओए एओए में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मेंशन होना चाहिए जो एक्ट को ओवरराइड कर दे। सो कंपनीज एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड एमओए एंड एओए। ओके, सो हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया। इसको अल्टर करने का प्रोसेस क्या है, बस आपको याद रखना है कि यहां एसआर पास करना पड़ता है,
एंड एसआर की कॉपी आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है विद इन 30 days. दिस इज सेक्शन 14. ओके, मूविंग फर्दर, मूविंग टू नेक्स्ट डॉक्ट्रिन्स. अभी हम 3 डॉक्ट्रिन्स पढ़ने वाले हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों. इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और जितने भी मैं रेफरेंस आपको केस स्टडीज बताऊंगा वो भी याद करना है आपको, बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं. So class, coming to first doctrine, that is doctrine of ultra virus. Ultra मतलब beyond, virus मतलब powers, मतलब ऐसे कोई भी act which is beyond the powers of the company. तो बेसिकली इस डॉक्ट्रिन में 3 चीजें होती है. नंबर 1, अल्ट्रा वायरस द एमओए. ठीक है, बेसिकली यहां पे टारगेट किया हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज को एमओए के. मतलब आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं किया हुआ है. सपोज मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि मैं स्टील बिजनेस कर सकता हूं और अगर मैंने प्लास्टिक बिजनेस वाला कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. Okay, so this is called as ultra virus. This in this situation there will be ultra virus act of MOA. Okay, so meaning क्या बोलता है? Any act which is not authorized by Companies Act or object clause, even incidental to object clause. इसका इफेक्ट क्या होगा? Such contracts will be void ab initio. ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, कंपनी में बाइंडिंग नहीं होंगे. एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, ठीक है, उसे रेक्टिफाई करने का ऑप्शन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने प्लास्टिक बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट किया जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं था, बाद में मैंने ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करके प्लास्टिक बिजनेस डाल दिया, तो क्या पुराना किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? द आंसर इज नो. ओके, रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं है. ओके, मेंबर्स में ऑब्टेन इंजंक्शन, मतलब मेंबर्स उस पर स्टे ऑर्डर भी लगा सकते हैं. एंड जितना भी फंड कंपनी का वेस्ट होगा वो हम डायरेक्टर्स को लाइबल कर सकते हैं, मतलब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, नंबर 2 इज अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ एओए. मतलब आपने ऐसे कोई भी एक्ट किया जो आपका एओए सपोर्ट नहीं करता. ओके, याद रखना, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब भले ही आपने वो एक्ट कर दी होगी, बट अगर शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में एओए को ऑल्टर कर दिया एसआर पास करके, तो पुरानी की हुई गलत एक्ट रैटिफाई हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी. ओके, अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपको बता दूं डायरेक्टर्स के पावर भी एओए में ही दिए हुए हैं, तो इट विल हैव सेम इम्प्लीकेशन लाइक अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ एओए. ओके, सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे. डन. बट इसमें थ्योरी पे क्वेश्चन कम आता है, इसमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप करेंगे कि कंपनी स्टील बिजनेस में डील कर सकती थी, कंपनी ने प्लास्टिक बिजनेस में डील किया, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बाइंडिंग है क्या? आंसर इज नो. कंपनी मैंगोस में डील करती थी, ठीक है, कंपनी ने वेजिटेबल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अल्ट्रा वायरस एक्ट वर्ल्ड अब शो. इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है इसमें कि कंपनी मैंगोस में डील करती थी, कंपनी ने पार्टनरशिप करके मैंगो में डील करना शुरू कर दिया, तो पार्टनरशिप वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, देयरफॉर इवन दैट इज अ अल्ट्रा वायरस एक्ट. ओके, इस पे जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको रेफरेंस केस में नीचे एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची का एग्जांपल देना है. ठीक है, रेफरेंस केस में. ओके, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ठीक है, ये डॉक्ट्रिन समझाने के लिए मैं उसका रेफरेंस केस हमेशा देता हूं, दैट इज कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति. ओके, कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी रामामूर्ति. बेसिकली इस डॉक्ट्रिन में, इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए 3 लोगों ने साइन करना चाहिए. ओके, इस केस में 2 लोगों ने साइन किया, एक पर्सन ने साइन नहीं किया, तो क्या वो डॉक्यूमेंट कंपनी बाइंडिंग है या नहीं है? द आंसर इज नहीं है. क्यों? कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, ये मोस्टली एओए के एंगल से बात करता है कि एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो भी बाहर वाला हमारी कंपनी से डील कर रहा है उसने एमओए एओए पढ़ना चाहिए था. अगर उसने एमओए एओए नहीं पढ़ा, भले ही हमने फॉलो नहीं किया, बट अगर उसने एमओए एओए नहीं पढ़ा तो वो गलती किसकी है? ठीक है, उसकी है. कंपनी पे ये कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होगा, कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ओके, सो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करता है कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर.
and it works in favor of company. Okay, done. This is doctrine of constructive notice. However, इस डॉक्ट्रिन का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये बोलता है यस, भले ही बाहर वाले ने एमओए एओए पढ़ना चाहिए, बट इफ इट कम्स टू इंटरनल इरेगुलरिटी, आई रिपीट, इफ इट कम्स टू इंटरनल इरेगुलरिटी, ठीक है, तो ऐसे केस में बाहर वाले को इंटरनल इश्यूज देखने की जरूरत नहीं है. और अगर इंटरनल इरेगुलरिटी है तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में बाइंडिंग होगा. तो इसने प्रोटेक्ट किसने किया? इसने प्रोटेक्ट किया आउटसाइडर को फ्रॉम द कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी पे लाइबल या बाइंडिंग कर दिया. ओके, ये रूल जो है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंड रूल से आया है, जिससे इसका नाम भी पड़ा है टर्क्वाइंड रूल. इस केस में क्या हुआ था सर? इस केस में कंपनी ने रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास करना वाज अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनल मैनेजमेंट. ये हमने नहीं किया तो बाहर वाले की इसकी भी गलती नहीं है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करेगा. ठीक है, सो इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शंस टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बाइंड नहीं करता, इंडोर मैनेजमेंट में बाइंड करता है. बट अगर हम इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो उसे वहां पे इंडोर मैनेजमेंट से प्रोटेक्शन नहीं है. ओके, यानी वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इन पांचों केसेस में, ठीक है, कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा. ऑलराइट क्लास, ये पांचों केसेस में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा. इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. हुआ क्या इस केस में? हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी वाले केस में, यस, लोन कर लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करना था. डायरेक्टर्स ने खुद ने ही लोन दे दिया. अब क्या डायरेक्टर कंपनी के अंदर है, उनको तो पता था कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ. उनको पता था कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया. तो ऐसे केस में उसे इंडोर मैनेजमेंट से प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंडिंग नहीं है, वैलिड नहीं है. नंबर 2, इन केस ऑफ सस्पिशन और नेग्लिजेंस. ठीक है, मतलब कोई आदमी ये कर सकता है या नहीं, अगर एओए साइलेंट है तो लोगों ने, ठीक है, वो आउटसाइडर ने कंपनी से कंफर्म करना चाहिए. अगर कंपनी से कंफर्म नहीं किया तो गलती उसकी है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फॉर्जरी. याद रखना, कोई डॉक्यूमेंट अगर फॉर्ज है, भले गलती इंटरनल इरेगुलरिटी हो, किसी की भी गलती हो, ऐसे केस में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता इंडोर मैनेजमेंट से एंड फॉर्जरी वाले केसेस में कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होता. ओके, नेक्स्ट, इलीगल ट्रांजैक्शंस और में कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं होता. और बाहर वाले ने अगर एमओए एओए पढ़ा नहीं है तो उस पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल होगा. ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू अवर सेक्शन 18. सेक्शन 18 बेसिकली बात करता है कन्वर्जन ऑफ वन कंपनी इनटू अनदर कंपनी. ओके, मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ वन कंपनी इनटू अदर कंपनीज. इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्वेश्चन आ सकता है. तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, इट्स अ प्रोसीजर पार्ट, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है. इसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. अगर आपको ओपीसी से पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करना है तो, प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी कन्वर्ट करना है तो, अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट करना है तो, एंड लिमिटेड बाय गारंटी टू शेयर्स वाली कंपनी में कन्वर्ट करना है तो. ओके, ये प्रोसीजर याद कर लेना चाहिए. एग्जाम में इस पे थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस है. क्लास थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आज तक कभी नहीं आया इसलिए बी बोला, बट आ सकता है. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 19. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल से. ठीक है, सो रूल क्या है? रूल है, सेक्शन 19 बोलता है कि अ कंपनी आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू नॉमिनी, आई रिपीट, कंपनी आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू नॉमिनी अपने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकती, ना होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी को कुछ शेयर्स अलॉट या ट्रांसफर कर सकती है. इन शॉर्ट, उनका लॉजिक क्या है कि क्रॉस होल्डिंग नहीं होना चाहिए. तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को शेयर्स दे भी नहीं सकती और सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स खरीद भी नहीं सकती. ओके, इसके 3 एक्सेप्शंस हैं.
और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, अगर सब्सिडरी पहले से होल्ड कर रही थी शेयर्स, यानी सब्सिडरी बनने के पहले से अगर वो शेयर्स होल्ड करती थी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी उस शेयर्स में उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ओके, नंबर टू, इफ सब्सिडरी होल्ड शेयर्स एज अ एलआर, किसी डिसीज मेंबर के एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर रही है या ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रही है तो चलेगा। यानी वैसे तो ठीक है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स खरीद नहीं सकती, बट इसके तीन एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर वन, अगर उसने सब्सिडरी बनने के पहले शेयर खरीदे थे तो चलेगा। नंबर टू, एज ए एलआर और एज ए नॉमिनी अगर वो शेयर्स होल्ड करते हैं तो चलेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 20 सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें एग्जाम में कम से कम 3-4 बार थ्योरी क्वेश्चन आ चुका है। ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस वाइज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डॉक्यूमेंट सर्व कैसे होने चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑन कंपनी और एनी ऑफिसर। ठीक है, अगर कंपनी, बाहर वाले कंपनी को या उनके ऑफिसर को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो कैसे देंगे। नंबर टू, ठीक है, अगर कंपनी रजिस्ट्रार और मेंबर्स को डॉक्यूमेंट दे रही है तो कैसे देंगे। ओके, इसमें याद रखना आपको ये पूरे पॉइंट मेंशन करना है। नंबर वन, दे कैन गिव डॉक्यूमेंट बाय हैंड, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कुरियर एंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये 5 ऑप्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए देयर आर 4 रूल्स। ठीक है, नंबर वन कि ये फैक्सिमिल टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये वर्ड्स याद करने में, आपको रिविजन लेक्चर्स में सब मीनिंग नहीं बताऊंगा। ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हो, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू भेज सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट शुड क्रिएट रिकॉर्ड, यानी कितने डॉक्यूमेंट्स आपने ऐसे भेजे हैं उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, उसको रिटेन कर सके यानी कहीं सेव कर सके, जब रिट्राइव यानी वापस लेने की जरूरत है रिट्राइव कर सके या रिव्यू कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आंसर में ये भी निधि कंपनी के लिए रूल ये है कि अगर 1000 शेयर्स तक है किसी के पास या 1% ऑफ पेड कैपिटल तक है, ठीक है, तो देने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर अगर किसी के पास है तो आपको भेजना पड़ेगा नोटिस। ठीक है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप सेक्शन 20 में लिख सकते हो। नंबर वन, डिपॉजिटरी सिस्टम में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं शेयर्स के। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर कैन बी सेंड टू कंपनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब जब भी कंपनी को डिटेल्स चाहिए होती है बेनिफिशियल ओनर्स की, इज इट क्लियर, ऐसे केस में कंपनी वो रिक्वायर्ड डिपॉजिटरी को एनएसडीएल सीडीएसएल को अप्लाई करेगी और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही भेजते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर चाहे तो किसी और मोड से भी मांग सकता है, जो कंपनी का नॉर्मल मोड है उससे भी किसी और मोड से मांग सकता है, बट उसके लिए उसे रिक्वायर्ड फीस पे करना पड़ेगा जो वो एजीएम में डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पोस्ट से डिलीवरी हो रही है तो हम मान लेते हैं, ये डीम्ड सेक्शन है, हम मान लेते हैं कि 48 आवर्स के बाद में वो सर्व हो गया है। ओके, इसे छोड़ के कुछ और मिसलेनियस सेक्शंस है जो एक साथ मैंने यहाँ पे दे दिए है ताकि पूरा चैप्टर में 100% कवर कर दूं। बट याद रखना ये सारे मिसलेनियस सेक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सी है यानी वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएंगे, और आएंगे तो सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकते हैं, इसमें थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि जब भी आप एमओए एओए को ऑल्टर करोगे तो वो ऑल्ट्रेशन फुट नोट में मेंशन करोगे कि हाँ ये एमओए एओए ऑल्टर हो चुका है। सेक्शन 17 बोलता है कि मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करता है तो उनको एमओए एओए और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देना पड़ेगा विद इन 7 डेज। सेक्शन 21 बोलता है एनी डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जिसपे ऑथोराइजेशन की जरूरत है कंपनी से, वो साइन कौन कर सकता है, कोई भी की मैनेजर पर्सन साइन कर सकता है या उसका ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑथराइज्ड बाय बोर्ड साइन कर सकता है। ठीक है, इवन बोर्ड में ऑथराइज एनी थर्ड पर्सन
टू साइन इन। ठीक है, लास्ट पॉइंट सेक्शन 22 कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी एक्सेप्ट करती है, ड्रॉ करती है, स्पेशली बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रोमिसरी नोट, ठीक है, अगर कंपनी के बिहाफ में करना है तो जिस पर्सन को अथॉरिटी है वो ही कर सकता है। ओके, ठीक है, जनरल पॉइंट है, मिसलेनियस सेक्शन से एग्जाम में नहीं आएंगे बट ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए जरूरत है। तो क्लास दोस्तों, दिस वाज माय T20 रिवीजन इनटू चैप्टर नंबर 2। आज से मैंने रिवीजन रिज्यूम कर लिया है। सो स्टे ट्यून, मेरे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, जाके जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज उसमें सारे वीडियोस और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो को लाइक करें, बिकॉज दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू इवन मोर गुड फॉर यू इन दिस टाइम बिफोर योर एग्जाम्स। ओके, सो दिस इज कुणाल मनोनिया साइनिंग ऑफ। आई होप आपको समझा होगा हर चीज, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डाउट पोस्ट कर सकते हो। और स्टे ट्यून विथ माय चैनल, बिकॉज मैं और रिवीजन लेक्चर्स भेजने वाला हूँ। कल हम रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, सी यू।